हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ वेदांता कॉमर्स। मैं अमित सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वेदांता कॉमर्स के ऊपर। ये हमारा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के ऊपर वीडियो नंबर 5 और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जर्नल एंट्री के बारे में, जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर इस कॉन्सेप्ट को आप कवर अप कर लेते हैं, कंफर्म कर लेते हैं, तो कहीं ना कहीं 6 मार्क्स आपका पक्का हो जाता है। तो फोर्थ वीडियो में हम लोगों ने बात किया था इसके बारे में, और इस वीडियो में और भी कुछ क्वेश्चंस देखेंगे ताकि आपको कंफर्म हो जाए कि किस तरीके का क्वेश्चन आता है। इस वीडियो में हम लास्ट ईयर के क्वेश्चंस को लेंगे जो कि ऑलरेडी एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इससे आपको काफ़ी आइडिया मिलेगा कि किस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में आता है और कैसे उसको हम लोग टैकल करेंगे ईजिली। और 6 मार्क्स यानी कि आपको इसके लिए टोटल 12 मिनट का टाइम अलॉट होता है, जो कि इसको आप मैक्स टू मैक्स 8 मिनट में कवर अप कर सकते हो आराम से, अगर आपने प्रैक्टिस कर रखा है तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 37, जो कि 2017 का क्वेश्चन है। 6 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछा गया था आपके एग्जामिनेशन में। तो कहीं ना कहीं आपको मैंने बताया है कि जर्नल एंट्री जो है काफ़ी ज़्यादा चांसेस होता है, 80 to 90% चांसेस होता है कि आपका जर्नल एंट्री ही आए, तो आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और रियलाइजेशन अकाउंट ही भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि जर्नल एंट्री इम्पॉर्टेंट है। तो कह रहा है गिव नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ अ फॉर्म ऑफ अमन एंड रजत। अमन एंड रजत दो पार्टनर है। On 31st March 2016, after the transfer of other assets, their profit sharing ratio जो है वो 2:1 है। तो देखिए, जो भी जर्नल एंट्री आपको पास करना होता है, आपको पता होना चाहिए कि ये सारा का सारा जर्नल एंट्री आफ्टर ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, मतलब आपको ट्रांसफर करने का एंट्री नहीं करना। आपको पता है कि जब भी फर्म बंद होता है तो रियलाइजेशन अकाउंट में सारे एसेट्स और सारे लाइबिलिटीज़ को ट्रांसफ़र करते हैं। तो ट्रांसफ़र करने का एंट्री आपको नहीं करना, बस एसेट्स जो बेच रहे हैं, बेच के जो पैसा आ रहा है उसका एंट्री, लाइबिलिटी का जो पेमेंट कर रहे हैं उसका एंट्री, और साथ ही साथ आपको एंट्री करना है अगर कोई पार्टनर कोई एसेट्स और लाइबिलिटी का रीपेमेंट करता है तो उसका एंट्री पास करना है। तो देखिए क्या कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन। देयर वॉज अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज ऑफ 10,000 अंडर डिस्काउंट। The bill was received from the Dirak who became insolvent। क्वेश्चन कह रहा है कि एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज था। अब देखिए, बिल्स ऑफ एक्सचेंज कहने का मतलब यानी कि एक बिल था मेरे पास 10,000 रुपीज़ का, इसको ऑलरेडी डिस्काउंट करा लिए, किसी से भी, बैंक से डिस्काउंट कराए होंगे। अच्छा, जब फर्म बंद हो रहा है, अच्छा ये बिल किससे मिला था? दीरक से मिला था, है ना। तो जब फर्म बंद हो रहा था तो पता चला दीरक इंसॉल्वेंट हो गया कहने का मतलब वो पैसा अब नहीं दे पाएगा। अब चूंकि वो पैसा नहीं दे पाएगा तो दीरक ने मुझे 10,000 का बिल दिया था, मैं डिस्काउंट करा लिया हूँ बैंक से। तो बैंक जब दीरक के पास गया, दीरक अगर पैसा नहीं दे रहा तो वापस बैंक फर्म से पैसा लेने आएगा, तो फर्म को फाइनली पे करना पड़ेगा। कितना रुपया? 10,000 रुपया टोटल बिल का अमाउंट जो है वो पूरा का पूरा। तो कहीं ना कहीं इस फर्स्ट में क्या हो रहा है कि 10,000 का जो बिल डिस्काउंट कराए थे, चूंकि वो इंसॉल्वेंट हो गया है बंदा, वो पैसा नहीं दे सकता है, तो बिल का पैसा अब मुझे देना पड़ेगा, यानी कि फर्म को देना पड़ेगा। और फर्म को देंगे तो जब भी फर्म पे करेगा तो टू बैंक, और हम लोग बिल का नाम नहीं लिखेंगे क्योंकि रियलाइजेशन अकाउंट में पेमेंट होता है, तो डायरेक्ट रियलाइजेशन अकाउंट, है ना। और अमाउंट होगा आपका रियलाइजेशन अकाउंट डियर टू बैंक 10,000 एंड 10,000। ये आपका पहला एंट्री पास हो गया। इसी तरीके से आपको एग्जामिनेशन में बस क्वेश्चन को समझना है और एंट्रीज पास करना है। इस वीडियो में काफ़ी सारे क्वेश्चंस देखेंगे ताकि आपको और भी क्लियरिटी आ सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका बिल्स पेएबल है 30,000 का, फेलिंग ड्यू ऑन 30th मार्च वॉज डिस्चार्ज एट 2950। तो देखिए 30,000 का बिल्स पेएबल था, अब मेरे को 30,000
ना देकर मैंने 29550 में वो सेटल कर दिया। यानी कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 450 का डिस्काउंट मिल रहा है ना। हालांकि पे करना चाहिए था 30,000, मगर 29,550 में ही सेटलमेंट हो गया। तो अब ये 450 का जो डिस्काउंट मिल रहा है उसका एंट्री करने का जरूरत नहीं है, बस आपको देखना है कि पेमेंट कितना कर रहे हैं। तो पेमेंट कर रहे हैं टू बैंक 29550। चूंकि बिल्स पेबल के लिए पेमेंट कर रहे हैं, बिल्स पेबल ऑलरेडी ट्रांसफर हो चुका होगा रियलाइजेशन अकाउंट में, और रियलाइजेशन अकाउंट से हम लोग पेमेंट कर रहे हैं, इसलिए क्या करेंगे, डायरेक्ट रियलाइजेशन अकाउंट ही लिखेंगे। यानी कि किसी भी एसेट्स को बेच रहे हो, पैसा आ रहा है, बैंक को करेंगे डेबिट और रियलाइजेशन को करेंगे क्रेडिट। फिर अगर आप पैसा पे कर रहे हैं तो टू बैंक और रियलाइजेशन अकाउंट लिखेंगे डेबिट। यानी कि जिस क्रेडिटर का पेमेंट कर रहे हैं उसके नाम लिखने का जरूरत नहीं, उसके बदले आप क्या लिखोगे, रियलाइजेशन लिखोगे। बीइंग क्रेडिटर बिल्स पेबल पेड, आप नरेशन यहाँ पे लिख सकते हैं, है ना। नेक्स्ट है आपका क्रेडिटर 30,000 टुक ओवर स्टॉक 10,000 का एट 10% डिस्काउंट एंड द बैलेंस वर पेड देम इन कैश। देखिए क्या कह रहा है, क्रेडिटर है, अब क्रेडिटर को पैसा देना है 30,000 रुपीज, मगर यहाँ पे कुछ सेटलमेंट हो रहा है। कुछ क्रेडिटर बोला भैया हम स्टॉक लेके जाएंगे जो कि 10,000 का है, मगर 10% के डिस्काउंट पे, तो 10% यानी कि 1,000, तो फाइनली कितना हुआ 9,000। तो 30,000 में से 9,000 का क्रेडिटर स्टॉक लेके चला गया, 10,000 का वैल्यू था मगर वो एग्री हुआ है 9,000 पे। रिमेनिंग कितना बचा, तो रिमेनिंग 21,000 बचा, इसको क्या दिए हैं, कैश दिए हैं, इसको हमने क्या दिया, कैश पे कर दिया। तो जब क्रेडिटर, कोई भी क्रेडिटर स्टॉक लेके जा रहा है, तो चूंकि ये बार्टर सिस्टम हो रहा है ना, मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रहा, कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा, तो इसका एंट्री पास करने का जरूरत नहीं। तो फाइनली हमको करना क्या है, 21,000 का जो हम लोग पेमेंट कर रहे हैं उसका एंट्री पास करना। तो पेमेंट कर रहे हैं तो टू बैंक अकाउंट एंड रियलाइजेशन को कर देंगे डेबिट। तो रियलाइजेशन अकाउंट डियर टू बैंक 21,000 एंड 21,000। सिंपल सा फंडा है। पहले क्वेश्चन को पढ़े तो पता चला क्रेडिटर 30,000 पे करना है, जिसमें कि 10,000 रुपया जो है एक स्टॉक है वो लेके जा रहा है, मगर 10% के डिस्काउंट पे, तो फाइनली वो 9,000 में लेके जा रहा है। तो 9,000 का तो सेटलमेंट हो गया, बाकी का जो बचा 21,000 उसको कैश में पे कर रहे हैं। तो कैश में जो पे कर रहे हैं सिर्फ उसी का एंट्री पास करने की जरूरत है। आप जो ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, क्रेडिटर को स्टॉक दे रहे हैं, तो चूंकि किसी भी प्रकार का यहाँ पे कैश का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो उसका एंट्री पास करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मनी के ट्रांजेक्शन को इफेक्ट नहीं कर रहा है, तो किसी भी अमाउंट का इन्वॉल्वेशन नहीं है। आप बार्टर सिस्टम फॉलो कर रहे हैं तो आपको एंट्री करने का जरूरत उसमें नहीं होता है यहाँ पे। फोर्थ, देयर वॉज एन ओल्ड टाइपराइटर विच हैज बीन रिटेन ऑफ कम्प्लीटली। राइट ऑफ कम्प्लीटली मतलब हम लोग अपने बैलेंस शीट से उसको हटा चुके थे। इट वॉज एस्टिमेटेड टू रियलाइज 600, पर मगर उसको कूड़े के भाव में बेचे और 600 एस्टिमेट हुआ कि 600 रुपया मिल सकता है। इट वॉज टेकन बाय रजत बोला हम ले लेंगे एट 20% लेस देन द एस्टिमेटेड प्राइस। रजत टाइपराइटर लेने के लिए रेडी है, मगर 600 का टाइपराइटर जो एस्टिमेट हुआ वो 25% कम, 25% 600 का कितना होगा 150, तो माइनस करेंगे तो फाइनली रजत उसको कितने में लेके जा रहा है 450 में। एंट्री क्या होगा, चूंकि अगर मार्केट में बेचते तो पैसा आता तो बैंक अकाउंट दिया टू रियलाइजेशन लिखते, है ना, 450, मगर यहाँ पे बैंक एंट्री नहीं लिख सकते क्योंकि ये पैसा जो है ये टाइपराइटर रजत लेके गया, तो रजत का कैपिटल रिड्यूस करना है, तो बैंक की जगह रजत कैपिटल अकाउंट दिया 450, है ना, एकदम आसान है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। एक टाइपराइटर था जो कि कंप्लीटली राइट ऑफ हो चुका था, 600 में उसको हम लोग
एस्टिमेट की है 600, ये एस्टिमेट की कि 600 रुपया मार्केट में मिल जाएगा। रजत बोला भाई हम ये 25% के कम दाम में ले सकते हैं। तो ठीक है, रजत को ही दे दिया गया और रजत को देने के बाद फाइनली जो अमाउंट है वो 450 हुआ। तो 450 जब पेमेंट किए तो फाइनल एंट्री क्या हुआ, रजत कैपिटल अकाउंट दिया टू रियलाइजेशन। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर ई। अमन एग्री टू टेक ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंप्लीटिंग द डिसोल्यूशन एट एन एग्रीड रेन्यूमरेशन ऑफ 1000। अमन बोला भैया हम 1000 रुपया लेंगे और रियलाइजेशन का एक्सपेंस पूरा कर देंगे, रियलाइजेशन का पूरा काम कर देंगे। मतलब जो भी एसेट्स बेचना है, लायबिलिटी का पेमेंट करना है, पूरा का पूरा पेमेंट हो जाएगा और सारा एक्सपेंस भी हम बेयर करेंगे। एक्चुअल रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 800 वर पेड बाय फर्म और एक्चुअल में जो खर्च हुआ वो हुआ है 800 रुपया और पे कौन किया है, फर्म पे किया। तो आप यहाँ पर देखिए फर्म का कमिटमेंट कितना है। अमन इस काम को 1000 रुपये में करने के लिए बोला, मगर अमन इसको 800 में ही करा दिया। भले ही पेमेंट कर रहा है फर्म, दैट इज डिफरेंट थिंग, मगर एक्चुअल खर्च कितना हुआ है, मात्र 800 रुपया। तो ये जो 200 रुपया कम खर्च हुआ है ये फायदा हो गया, बेनिफिट हो गया। अब बेनिफिट किसके लिए, फर्म के लिए नहीं, ये हो गया अमन के लिए बेनिफिट। क्यों, क्योंकि अमन इस काम को कम में कराया। फर्म का कमिटमेंट 1000 का है, तो जितना में रेन्यूमरेशन, जिस रेन्यूमरेशन पे एग्री हुआ है फर्म का उतना खर्च होगा ही होगा। सिंपल सा कहने का मतलब है, अगर मान लीजिए फर्म है और फर्म मेरे को बोल रहा है भैया हम 1000 रुपया देंगे, आप पूरा काम कर दीजिए, हम उस काम को 800 में अगर कराते तो ये मेरा फायदा है, फर्म का फायदा नहीं, क्योंकि फर्म का कमिटमेंट कितना है 1000 का। तो फाइनली एंट्री क्या होगा, फर्म का अगर कमिटमेंट है 1000 का तो रियलाइजेशन में आपका रियलाइजेशन एक्सपेंस कितना होगा, रियलाइजेशन अकाउंट DR 1000 टू बैंक। फर्म पेमेंट कितना कर रहा है, 800 रुपया, है ना। और ये जो 200 रुपये का बेनिफिट है ये चूंकि अमन के कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा, अमन को मिलेगा, तो अमन का कैपिटल को क्या करेंगे, इंक्रीज कर देंगे। तो अमन कैपिटल 200 रुपीज, ये फाइनली आपका जर्नल एंट्री पास हो जाएगा, है ना। क्योंकि किसी भी पार्टनर को अगर काम दिया गया है और वो सस्ते में काम कर रहा है तो बेसिकली जो भी फायदा है वो अमन पार्टनर को दे देंगे। लॉस होता है तो पार्टनर का कैपिटल घटा देते हैं, अमन का कैपिटल रिड्यूस कर देते हैं। क्योंकि बेनिफिट हो रहा है तो अमन के कैपिटल को इंक्रीज कर देंगे, है ना। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, लॉस ऑन रियलाइजेशन 54,000। अब देखिए रियलाइजेशन हुआ और लॉस हो गया। अब लॉस जो है वो डायरेक्ट पार्टनर को बटेगा, अमन और रजत को मिलेगा। किस रेशियो में, इनका रेशियो है 2:1। तो डायरेक्ट क्या करेंगे, कैपिटल रिड्यूस कर देंगे, और कैपिटल जब भी रिड्यूस होता है तो डेबिट। तो फाइनल एंट्री क्या होगा, अमन कैपिटल अकाउंट DR, रजत कैपिटल अकाउंट DR टू रियलाइजेशन, है ना। और बीइंग लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल, ये आपका नरेशन हो जाएगा। 54,000 फाइनल अमाउंट है, इसको हम लोग 2:1 के रेशियो में दोनों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, है ना। तो ये आपका फाइनल एंट्री होगा F का, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं ताकि आपको और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आए और आप क्वेश्चन और ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर तरीके से बना सकें। कौन सा क्वेश्चन ले, चलिए ये क्वेश्चन लेते हैं 42। क्वेश्चन नंबर 42, X and Y are partners. They decided to dissolve their firm. फर्म को ये लोग बंद करना चाहते हैं। Pass entry assuming that the various assets and external liability has been transferred to realization account. आपको ये assume करना है कि हम लोग सारे के सारे assets और liability ऑलरेडी ट्रांसफर कर चुके हैं, जो भी ट्रांसफर करना था। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है X loan was appearing on the liability side of the balance sheet 40,000. X पार्टनर है, X का लोन बैलेंस शीट में दिख रहा है 40,000 रुपीज का। He accepted an unrecorded assets of 60,000 in full settlement of claim. X बोला कि भैया हम तो ये एसेट्स के बदले ना, ये लोन के बदले हम
एसेट्स जो कि अनरिकॉर्डेड था वो लेकर जा रहे हैं। अब यहाँ पर आप देखिए इसका एंट्री पास करना पड़ेगा, क्योंकि पार्टनर एक्स का लोन जो है वो रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं होता। यहाँ पर एक्स का लोन के बदले आप एसेट्स दे रहे हैं, तो ये तो बार्टर सिस्टम हो गया, मगर फिर भी इसका एंट्री आपको पास करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि किसी आउटसाइडर को अगर बार्टर सिस्टम के थ्रू फॉलो करते हैं तब हम लोग एंट्री पास नहीं करते हैं। जैसे क्रेडिटर बैंक लोन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को लेकर हम कोई एसेट्स दे दिए तो कोई एंट्री नहीं होगा। पर अगर कोई पार्टनर का लोन है तो ये इंटरनल लोन है, तो इंटरनल बंदा अगर कोई एसेट्स का ट्रांसफर करता है लोन के बदले तो उसका एंट्री पास होगा। तो फाइनली आपको ये ध्यान में रखना है, बार्टर सिस्टम तो है बट यहाँ पर एंट्री आपको पास करना पड़ेगा। तो एक्स का लोन जो है वो लायबिलिटी है, और जब उसको एसेट्स दे देंगे तो हमारा लायबिलिटी जो है वो खत्म हो जाएगा। और जब भी लायबिलिटी रिड्यूस होता है तो करते हैं डेबिट, तो लिखेंगे एक्स लोन अकाउंट DR टू अनरिकॉर्डेड एसेट्स भले ही दे रहे हैं मगर इसका एंट्री आपको रियलाइजेशन अकाउंट से ही करना पड़ेगा, आप एसेट्स नहीं लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट ही लिखेंगे। और चूंकि 60,000 का एसेट्स है मगर वो क्लेम सेटलमेंट हो रहा 40 के लिए, तो हम यहाँ पे 40,000 ही लिखेंगे, 60,000 नहीं लिख सकते। जितना का लोन है उतना ही लिखेंगे। बीइंग एक्स लोन पेड या फिर सेटल्ड, आप ऐसे लिख सकते हैं, ये आपका नरेशन हो जाएगा, है ना। तो सिंपल सा फंडा है, आपको एक बार समराइज कर दे रहे हैं। एक्स लोन दिया है फर्म को 40,000 का, एक्स को अब पैसा चाहिए, फर्म बंद हो रहा है, तो एक अनरिकॉर्डेड एसेट्स था जिसको हम लोग एक्स को दे दिए। अब वो एसेट्स का दाम जो है वो 60,000 था मगर एक्स को तो 40,000 ही देना था। तो फाइनली आप देख पा रहे हैं 60 का चीज 40 के लिए दे रहे हैं, तो ये जो 20,000 का लॉस है उसका एंट्री आपको करने का दरकार नहीं है ना, वो ऑटोमेटिक एंट्री हो जाएगा। आपको बस करना क्या है कि 60,000 का चीज जो 40 में दे रहे हैं उसके लिए एंट्री, तो एक्स लोन अकाउंट दिया टू रियलाइजेशन, चूंकि फाइनल अमाउंट है 40,000 तो 40,000 का एंट्री हो जाएगा। तो अमाउंट कितना होगा 40,000। इस तरीके का क्वेश्चन जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे आपको और ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा और कॉन्फिडेंस आएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई। राम अ क्रेडिटर टू हुम 25,000 वर ड्यू टू बी पेड। राम एक क्रेडिटर है और राम को 25,000 रुपीज पे करना है। एक्सेप्टेड एंड अनरिकॉर्डेड कंप्यूटर 80,000, कंप्यूटर ये एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। एट डिस्काउंट ऑफ 10%, 18,000 का कंप्यूटर है, 10% का डिस्काउंट यानी कि 1800 यानी कि 16,200 में वो एक्सेप्ट कर रहा है। एंड द बैलेंस वाज पेड हिम इन कैश, और बैलेंस कैश में दे दिए। तो बताइए कैश कितना होगा। तो 25,000 में हम लोग 16,200 का तो कंप्यूटर दे दिए, तो फाइनली बच रहा है 8800। तो 8800 जो है वो हम लोग किस में दे रहे हैं, कैश में दे रहे हैं। तो आप जहाँ तक देख पा रहे हैं राम एक क्रेडिटर है, और चूंकि क्रेडिटर है तो ये आउटसाइडर हो गया, और आउटसाइडर को अगर कंप्यूटर दे रहे हैं यानी कि बार्टर सिस्टम हो गया, इसका एंट्री नहीं करेंगे, इसका एंट्री करने का जरूरत नहीं है। अगर इनसाइडर यानी कि कोई पार्टनर लोन के बदले एसेट्स लेके जा रहा है उसका एंट्री होगा, पर कोई क्रेडिटर कोई आउटसाइडर अगर लोन के बदले लाइबिलिटी के बदले एसेट्स लेके जा रहा है किसी भी तरीके का एंट्री नहीं होगा। तो फाइनली 8800 रुपीज़ पे कर रहे हैं तो टू बैंक, यहाँ पर यही समझना और कुछ नहीं। और चूंकि रियलाइजेशन अकाउंट से पे कर रहे हैं तो रियलाइजेशन अकाउंट, तो फाइनली अमाउंट होगा रियलाइजेशन अकाउंट दिया टू बैंक, है ना। आई होप कि आप समझ पा रहे होगे। नेक्स्ट है, तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए पहले आपको इवेल्युएट कर लेना है, कैलकुलेट कर लेना है, देन आप फाइनली एक छोटा सा एंट्री पास कर देंगे। एंट्री यहाँ पर आसान होता है, बशर्ते आप क्वेश्चन समझ के उसको इवेल्युएट कर ले कि आखिर क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। सुधीर एन अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर 40,000, क्रेडिटर था, अनरिकॉर्डेड हो चाहे रिकॉर्डेड हो,
आपको तो पे करना पड़ेगा अगर क्रेडिटर है तो। क्रेडिटर कितना है 40,000 का, ठीक है। एक्सेप्टेड एन अनरिकॉर्डेड व्हीकल ऑफ 20,000 एट 25,000 एंड बैलेंस वाज पेड इन कैश। देखिए यहां पर वो बंदा महंगा लेके जा रहा है, क्या कह रहा है, अनरिकॉर्डेड व्हीकल ऑफ 20,000 एट 25,000, यानी कि 20,000 का चीज, 20,000 का व्हीकल वो कितने में लेके जा रहा है, 25,000 रुपए में, यानी महंगा लेके जा रहा है। कोई दिक्कत नहीं होता है, ऐसा कोई बड़ी बात थोड़ी। तो 25,000 तो सेटल हो गया, तो बचा कितना 15,000, और ये जो बचा वो किस में दे रहा है, कैश में। तो ये व्हीकल लेके जो जा रहा है ये तो बार्टर सिस्टम हो गया। क्रेडिटर अगर व्हीकल लेके जा रहा है तो बार्टर सिस्टम, इसका एंट्री नहीं होगा। तो फाइनली कैश का जो पेमेंट कर रहे हैं तो एंट्री होगा टू बैंक अकाउंट डियर, और डेबिट में लिख देंगे रियलाइजेशन। तो रियलाइजेशन अकाउंट डियर टू बैंक 15,000 एंड 15,000 आपका हो जाएगा एंट्री, है ना। एकदम आसान है, जितना कॉन्सेप्ट हम लोग सीखे उसी के आधार पे सारा क्वेश्चन है, और इसी टाइप का क्वेश्चंस आपके इस एग्जामिनेशन में पूछा भी जाता है। नेक्स्ट है आपका, देयर वॉज एन कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ बिल डिस्काउंटेड बट नॉट मैच्योर्ड। देखिए क्या कह रहा है, कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी, वैसा लाइबिलिटी जो अराइज हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। 20,000 रुपये का था, नॉट मैच्योर्ड मतलब कि उसको पेमेंट करने का जरूरत नहीं है। तो जब पेमेंट करने का जरूरत ही नहीं तो किसी एंट्री भी का भी जरूरत नहीं है, इसलिए आप देखिए सॉल्यूशन में नो एंट्री लिख रहा। मतलब जब पेमेंट कर ही नहीं रहे हैं, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हो ही नहीं रहा, तो इसका एंट्री भी पास करने का जरूरत नहीं है। बस एक इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि हाँ एक लाइबिलिटी था जो पे करना पड़ सकता था पर उसको पेमेंट नहीं करना पड़ा, तो एंट्री भी करने की जरूरत नहीं है। फर्नीचर 20,000 रुपया एंड गुडविल 30,000 रुपया appearing in the balance sheet but no other information was provided regarding these two items। देखिए फर्नीचर 20,000 रुपीज का एंड गुडविल 30,000 रुपीज का, तो टोटल मेरे पास एसेट्स कितने का हो गया 50,000 का। अगर मार्केट में बेचते हैं, सेल करते हैं तो कुछ वैल्यू मिलता, और वैल्यू आपको इंफॉर्मेशन में दे देता, एडजस्टमेंट में वैल्यू दे देता कि फर्नीचर बेच के इतना आया, गुडविल बेच के इतना आया। पर नो इंफॉर्मेशन अगर दे रहा है, मतलब किसी भी तरीके का इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हम मान लेते हैं, है ना, जीरो वैल्यू हैज बीन रियलाइज्ड, जीरो वैल्यू हैज बीन रियलाइज्ड, नो वैल्यू हैज बीन रियलाइज्ड, मतलब 1 रुपया भी रिसीव नहीं हुआ। हम ये एज्यूम करते हैं, आपको पहले ही बताया हुआ है, एसेट्स की बात करें तो वैल्यू आपको मेंशन कर देगा कि कितने में सेल हुआ है। सेल वैल्यू का जो सेल है, सेल का जो वैल्यू है वो आपको बता देगा, तो आपको उसी के हिसाब से जर्नल एंट्री पास करना। अगर फर्नीचर 50,000 रुपये का था और नीचे आपको एडजस्टमेंट में 1 रुपया भी बात नहीं कर रहा है, यानी कि आपको इंफॉर्मेशन दिया ही नहीं है कि कितने में बिका है, तो आपको ये मानना पड़ेगा कि उसका रियलाइजेबल वैल्यू क्या था, 0, यानी 1 रुपया भी बेच के पैसा नहीं आया। अगर 1 रुपया भी आता तो उसका एंट्री करते हैं, चूंकि कुछ नहीं बोल रहा है मतलब रियलाइजेबल वैल्यू क्या है, 0 है। पर लाइबिलिटी के केस में ऐसा नहीं होता है। लाइबिलिटी के केस में क्या होता है कि आपको लाइबिलिटी का पेमेंट करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए बिल्स पेबल है 30,000 रुपये का, और आपको एडजस्टमेंट में 20,000 लिखा है कि 30,000 इसको पे किए, तब तो क्लियर है कि 20,000 पे किए। मगर एडजस्टमेंट में कुछ नहीं देता है, एडजस्टमेंट में कुछ नहीं देता है आपका, तो इसका मतलब ये मानना पड़ेगा कि इस बिल्स पेबल के लिए हम टोटल पेमेंट की है 30,000 रुपया। मतलब एसेट्स के केस में उल्टा होता है, लाइबिलिटी के केस में अलग होता है। एसेट्स के केस में क्या होता है कि अगर आप 30,000 रुपीज़ या फिर फर्नीचर 50,000 का है, अगर रियलाइजेबल वैल्यू दिया है तब तो उतना रियलाइज हुआ, मगर कुछ नहीं दिया तो ये मानते हैं कि 0 रियलाइजेबल वैल्यू है। पर अगर बिल्स पेबल लाइबिलिटी की बात करें तो लाइबिलिटी के केस में अलग है फंडा। इसमें क्या होता है कि अगर आप 30,000 का बिल्स पेबल आपको दिख रहा है तो सबसे पहले तो ट्रांसफर करेंगे। अगर क्वेश्चन में बता रहे कि नहीं 20,000 में सेटल किए तब तो एंट्री हो जाएगा रियलाइजेशन टू बैंक 20,000।
पर अगर कुछ नहीं बोल रहा है इसका ये मतलब है कि टोटल पेमेंट हुआ है। ऐसा नहीं है कि पेमेंट ही नहीं किया, ऐसा नहीं होता है। लायबिलिटी के केस में आपको पूरा पे करना पड़ता है। तो 30,000 का अगर है और कुछ भी रियलाइजेबल वैल्यू नहीं है, कुछ भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो ये एज्यूम करेंगे कि पूरा का पूरा 30,000 पे किए हैं। तो अब आइए क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपको। क्वेश्चन कह रहा है कि फर्नीचर ऑफ 20,000 एंड गुडविल ऑफ 30,000 वाज अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में तो था, बट नो इंफॉर्मेशन वाज प्रोवाइडेड रिगार्डिंग टू आइटम। पर इसके रिगार्डिंग कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, और चूंकि कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम ये मानेंगे कि फर्नीचर और गुडविल बेच के एक भी पैसा नहीं आया। और चूंकि पैसा आया ही नहीं है तो कोई ट्रांजेक्शन ही नहीं हो रहा फाइनेंशियल, तो एंट्री करने का दरकार नहीं है, तो इसलिए नो एंट्री होगा यहाँ पे, है ना। चलिए, तो इसी के साथ इस वीडियो में बस इतना ही, और आई होप कि आपको सारा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो ये था एक जर्नल एंट्री के ऊपर सेशन, जिसमें कि हम लोगों ने डिस्कस किया कि आखिर किस तरीके से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि काफ़ी इजी है। आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है। इस वीडियो को देखने के बाद आप 20 to 30 क्वेश्चंस भी अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपका 6 नंबर तो पक्का है एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो इसी के साथ इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स आपका समय देने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों तक शेयर करिए, लाइक करिए चैनल को और सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको नेक्स्ट नोटिफिकेशन मिलते रहे अगर किसी भी वीडियो को हम अपलोड करते तो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।